नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कानूनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है और कानून के दायरे पर भी। मुद्दा है दिल्ली उच्च न्यायालय का एक हाल का फैसला। ये शादी के वादे से मुकरने से जुड़ा है। हमारे पास इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, खासकर वो नवीन यादव बनाम दिल्ली राज्य वाला जो केस है, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा, जो फैसला दिया, उसके कुछ अंश हैं। इसने कई ज़रूरी सवाल खड़े किए हैं, ये तो है। देखिए, आजकल के रिश्तों में वादे, इरादे, कमिटमेंट ये सब बहुत मायने रखते हैं, खासकर जब बात शादी तक पहुंच जाए और फिर रिश्ता टूट जाए। तो सवाल ये उठता है कि कब वादा तोड़ना सिर्फ दिल टूटना है और कब ये कानून की नज़र में एक जुर्म बन जाता है। हमारी आज की चर्चा का मकसद इसी बारीक रेखा को समझना है, और वो भी जो नई भारतीय न्याय संहिता 2023 मतलब बीएनएस आई है, उसकी धारा 69 के संदर्भ में। आपको याद होगा कि बीएनएस ने पुरानी आईपीसी की जगह ली है, और ये धारा 69 रिश्तों में धोखे को लेकर एक नया कानूनी पहलू जोड़ती है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि अदालत ने क्या कहा और इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले उस मुख्य बात पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि कोर्टशिप मतलब शादी से पहले एक दूसरे को जानने समझने का जो वक्त होता है, उसके बाद अगर कोई शादी से पीछे हटता है तो ये जरूरी नहीं कि वादा खिलाफी का अपराध हो। नवीन यादव बनाम दिल्ली राज्य वाले केस में सामने आई, जब अदालत बीएनएस की धारा 69 के तहत एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों को सिर्फ एक ही नजरिए से देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बीएनएस की धारा 69 को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ये धारा खास तौर पर उन स्थितियों से निपटती है जहां कोई पुरुष किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, वो भी धोखे से, या फिर शादी का ऐसा वादा करके जिसे पूरा करने का उसका शुरू से ही कोई इरादा नहीं था। अच्छा। यहाँ धोखे का मतलब सिर्फ शादी का झूठा वादा ही नहीं है। इसमें नौकरी या प्रमोशन का झूठा दिलासा देना, अपनी पहचान छिपाकर शादी का झांसा देना, ये सब भी शामिल है। और अगर ये साबित होता है कि वादा शुरू से ही झूठा था और यौन संबंध बनाए गए जो रेप के अपराध की श्रेणी में नहीं आते, तो 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। सबसे अहम शब्द है इरादा, मतलब क्या वादा करते समय ही नीयत खराब थी? अच्छा। ये धारा असल में उन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए लाई गई है जिनका शादी के झूठे वादे के नाम पर यौन शोषण होता है। ये पुराने कानून के मुकाबले थोड़ी ज्यादा स्पष्टता लाने की कोशिश करती है। अच्छा, तो मतलब इरादा शुरू से ही गलत होना चाहिए, ये मुख्य बात है इसमें। जी। अब जरा इस खास केस पर आते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 में। शिकायतकर्ता महिला की मुलाकात आरोपी नवीन यादव से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट शादी.com पर होती है। आरोपी ने खुद को दुबई में अच्छी तरह सेटल बताया, कहा कि पढ़ाई पूरी करके वहीं नौकरी कर रहा है और जल्द भारत आएगा। उसने महिला को ये यकीन भी दिलाया कि उसका परिवार इस शादी के लिए राजी है। अच्छा। इसके बाद दोनों फोन और व्हाट्सएप पर बातें करने लगे। आरोप यह है कि इस दौरान आरोपी ने बार बार शादी का वादा किया, महिला का भरोसा जीता और इसी भरोसे की बुनियाद पर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। अच्छा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। महिला के मुताबिक जब उसने बाद में शादी की बात आगे बढ़ाई तो आरोपी और उसके परिवार ने कथित तौर पर कुछ बड़ी मांगे रखनी शुरू कर दी। मांगे? कैसी मांगे? हाँ, जैसे दुबई में 2-3 करोड़ का फ्लैट, एक लग्जरी कार और कैश, ऐसी बातें। अरे बाप रे। आरोप यह भी है कि आरोपी ने धमकी दी कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो वो शादी नहीं करेगा। तो महिला ने ठगा हुआ महसूस किया, जाहिर है मानसिक रूप से परेशान हुई और आखिरकार पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज कराई। तो यहाँ मामला सिर्फ वादा टूटने से आगे बढ़कर दहेज की मांग और धमकी जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच गया। बिल्कुल। शिकायतकर्ता के नजरिए से देखें तो ये सीधे सीधे भरोसे का कत्ल है। बिल्कुल। एक वादा किया गया, उस वादे पर भरोसा करके रिश्ता आगे बढ़ा, शारीरिक संबंध बने और फिर न सिर्फ वादा तोड़ा गया बल्कि इतनी भारी भरकम मांगे भी रख दी गई। हाँ। ये पैटर्न धारा 69 के पीछे की जो सोच है, हाँ। उससे कहीं ना कहीं मेल खाता लगता है कि शायद शादी का वादा एक जरिया बना यौन संबंध स्थापित करने का। हाँ। और शायद बाद में अनुचित लाभ उठाने का। बिल्कुल। उनके लिए ये महज एक रिश्ता टूटना नहीं बल्कि एक सोची समझी धोखाधड़ी और शोषण का मामला था। धारा 69 का मकसद ही ऐसी स्थितियों से निपटना है जहां वादा महज एक छलावा हो। सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ बचाव पक्ष यानी आरोपी के वकील की भी अपनी दलीलें थी। उनका क्या कहना था? हाँ, वो जानना भी जरूरी है। अच्छा।
क्या था उस मैसेज में? उस मैसेज में कथित तौर पर यह लिखा था कि होटल के कमरे में उनके बीच कोई शारीरिक संबंध या कोई भी अनुचित घटना नहीं हुई थी। ओह, तो वकील का तर्क था कि ये मैसेज एफआईआर में लगाए गए शारीरिक संबंध के आरोपों को सीधे तौर पर काटता है और ये तो पूरे मामले की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा करता है। ये तो एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, और वकील ने आगे ये भी तर्क दिया कि शादी के बहाने शारीरिक संबंध बनाने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। अच्छा, इस पॉइंट को पुख्ता करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। जी, जैसे कौन से? जैसे पृथ्वीराजन बनाम राज्य, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये कुछ केस थे। अब इन केसेस का जिक्र सिर्फ नाम के लिए नहीं किया गया। वकील ने उस सिद्धांत पर जोर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने इनमें स्थापित किया है। और वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि अगर कोई रिश्ता शादी के वास्तविक इरादे से शुरू होता है और उस दौरान आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन बाद में किन्हीं वजहों से वो रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाता, तो उसे बलात्कार या यौन शोषण का अपराध नहीं माना जा सकता। अच्छा, मतलब अगर नियत शुरू में ठीक थी पर बाद में बात बिगड़ गई तो वो रेप नहीं है। हाँ बिल्कुल। वकील ने यह भी कहा कि इस तरह जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज करने से आरोपी की नौकरी, उसके करियर और समाज में उसकी इज्जत को गहरा धक्का लगा है। जाहिर है। तो इन दलीलों और जवाबी दलीलों के बीच अदालत ने क्या रुख अपनाया, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अदालत ने माना कि आरोपी के वकील की कुछ दलीलों में, खासकर जो मामले के तथ्यों और सबूतों से जुड़ी थी, जैसे वो व्हाट्सएप मैसेज वाली बात, उनमें पहली नजर में यानी प्राइमा फेसी दम नजर आता है। प्रीमा फेसी मतलब सतह पर देखने से बात में कुछ वजन लगता है। जी, लेकिन अदालत ने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इन दलीलों की पूरी सच्चाई क्या है, इसका अंतिम फैसला तो ट्रायल के दौरान ही हो सकता है, जब सारे सबूतों की गहराई से जांच होगी। सही। फिलहाल जमानत पर फैसला लेते हुए जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला लगता है जहां दो वयस्क आपसी सहमति से एक रिश्ते में आए, शायद शुरू में शादी की संभावना तलाशने के इरादे से ही, लेकिन फिर एक दूसरे को बेहतर जानने के बाद उनमें से एक पक्ष ने इस रिश्ते को आगे न बढ़ाने का फैसला कर लिया। अदालत ने कहा कि पसंद के इस वैध अभ्यास को, यानी रिश्ते से पीछे हटने के इस फैसले को वादे का उल्लंघन मान लिया गया है। अच्छा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि शादी से पहले बातचीत, मिलना जुलना, जिसे हम कोर्टशिप कहते हैं, उसका असल मकसद ही ये होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और देखें कि क्या वे एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं। सही बात है। अगर हम ये कहें कि इस प्रक्रिया के बाद कोई अपना मन बदल ही नहीं सकता, तो फिर कोर्टशिप की पूरी अवधारणा ही बेमानी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अहम बिंदु है। यानी कोर्टशिप सिर्फ शादी की तैयारी नहीं, बल्कि ये फैसला लेने का भी एक जरिया है कि शादी करनी है या नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस पसंद के अधिकार या मन बदलने की स्वतंत्रता की आड़ में उन लोगों को बचाव का रास्ता नहीं मिल जाता जो वाकई शुरू से धोखा देने की नियत रखते हैं? मतलब शिकायतकर्ता के लिए तो ये शायद सिर्फ मन बदलना नहीं था, बल्कि वादे पर बने भरोसे का टूटना और शोषण था। क्या ये साबित करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता कि नियत शुरू से ही खराब थी? यहीं पर ये मामला कानूनी बारीकियों और व्यवहारिक चुनौतियों के बीच उलझ जाता है। हाँ। ये सच है कि किसी के शुरुआती इरादे को साबित करना बेहद मुश्किल काम है। कानून में खासकर आपराधिक मामलों में आरोप साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। उन्हें शक से परे जाकर ये साबित करना होता है कि आरोपी का इरादा वादा करते समय ही धोखा देने का था। अदालत ने भी इस केस में इसी कानूनी सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर शादी का इरादा शुरू में वास्तविक था, भले ही वो बाद में बदल गया और रिश्ता टूट गया, तो उस रिश्ते के दौरान बने सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंध बलात्कार के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है। जहां तक ब्लैकमेल और दहेज की मांग जैसे दूसरे आरोपों का सवाल था, अदालत ने कहा कि अगर उन्हें सच मान भी लिया जाए तो वे बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध नहीं बनते। अच्छा। वो अलग और स्वतंत्र अपराध है जिनके लिए दहेज निषेध अधिनियम जैसे दूसरे कानूनों के तहत अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब धारा 69 सिर्फ शादी के झूठे वादे से जुड़े यौन संबंध तक सीमित है। हाँ, मोटे तौर पर। आरोपी के वकील ने इस संदर्भ में यह भी बताया था कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध वैसे भी जमानती हैं
और इस केस में वकील के अनुसार कोई दहेज दिया या लिया नहीं गया था, ज्यादा से ज्यादा ये केवल मांग का आरोप था जो कभी पूरी नहीं हुई। अदालत ने इन सभी पहलुओं पर विचार करके ही जमानत देना उचित समझा। उन्होंने साफ तौर पर धारा 69 के अपराध को अन्य संभावित अपराधों से अलग करके देखा। अच्छा, तो इस फैसले का निचोड़ ये निकलता है कि जमानत तो मिल गई, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है, ट्रायल चलेगा। जी हाँ। पर जमानत देते हुए कोर्ट ने जो कहा उसका बड़ा मतलब है। मतलब ये कि धारा 69 को लागू करने के लिए सिर्फ वादा टूटना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि शादी का वादा करते समय ही नीयत खराब थी, वो महज एक धोखा था यौन संबंध बनाने के लिए। अगर इरादा शुरू में सच्चा था पर बाद में हालात बदल गए या मन बदल गया तो वो धारा 69 का मामला नहीं बनेगा। सही। ये इरादे का तत्व ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस धारा के तहत। बिल्कुल। और इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। एक तरफ ये व्यक्तिगत स्वायत्ता यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी और जीवन साथी चुनने के अधिकार पर जोर देता है, भले ही कोर्टशिप के दौरान एक शुरुआती सहमति या समझ बन गई हो। हाँ। ये एक तरह से दिल टूटने या वादा खिलाफी जो ज्यादातर एक सामाजिक या भावनात्मक मुद्दा है, और धारा 69 के तहत एक आपराधिक कृत्य जिसके लिए गंभीर सजा है के बीच एक मोटी कानूनी रेखा खींचता है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने भी इशारा किया, ये सवाल खड़ा करता है कि कानून धोखे से सुरक्षा देने और किसी व्यक्ति को शादी जैसे गंभीर और जीवन भर के निर्णय से पीछे हटने की स्वतंत्रता देने के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। हाँ, ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। और ये तब और भी मुश्किल हो जाता है जब रिश्ते में भरोसे के आधार पर नज़दीकियां बढ़ चुकी हों, शारीरिक संबंध बन चुके हों, या फिर शादी की तैयारियों को लेकर आर्थिक चर्चाएं या खर्चे हो चुके हों। सही बात। ये फैसला दिखाता है कि कानूनी तौर पर धोखा साबित करने के लिए सबूतों का स्तर कितना ऊंचा रखना होगा। इससे उन वास्तविक पीड़ितों के लिए न्याय पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिनके पास शुरुआती बुरे इरादे को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं होते। हाँ, मन की बात को साबित करना ये हमेशा से मुश्किल रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये वाकई एक जटिल संतुलन है। मतलब कानून अपनी जगह है लेकिन इंसानी रिश्ते और भावनाएं अपनी जगह। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये नजरिया सामने आया है कि कोर्टशिप के बाद अगर कोई शादी से पीछे हटता है तो वो उसका एक विकल्प हो सकता है। अथा बिल्कुल। दहेज मांगने या ब्लैकमेल करने जैसे दूसरे आरोप अगर सच हैं तो वे अलग कानूनी दायरे में आएंगे और उन पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई होगी, न कि सीधे सीधे धारा 69 के तहत। सही कहा। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, ये फैसला धारा 69 के कानूनी दायरे को तो कुछ हद तक स्पष्ट करता है, लेकिन उन अनगिनत स्थितियों का क्या जहां शादी की उम्मीद या वादे पर शुरू हुए रिश्ते टूट जाते हैं? भले ही कानून की परिभाषा के अनुसार शुरू में कोई आपराधिक धोखा न रहा हो, पर ऐसे रिश्ते टूटने का भावनात्मक, सामाजिक और कभी-कभी आर्थिक स्तर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ, ये तो होता है। आज के बदलते सामाजिक माहौल में जहां रिश्ते अक्सर भरोसे, वादों और शायद कुछ हद तक ऑनलाइन इंटरैक्शन पर बनते हैं, वहां व्यक्तिगत दुख, नैतिक जिम्मेदारी और कानूनी उपचार के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? क्या कानून हर तरह के वादे टूटने का, हर तरह के दिल टूटने का समाधान दे सकता है, या फिर कुछ मामले व्यक्तिगत विवेक, सामाजिक समझ और शायद आपसी बातचीत पर ही छोड़ने होंगे? सोचने वाली बात है। ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है, जिस पर हमें सोचते रहने की जरूरत है।